हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम मुरली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम मुरली में। टुडे इज 8 जून 2020 और आज सोमवार है। तो मंडे के दिन हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप जो हेडलाइन है, हेडलाइन एक बार देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। थोड़ा सा इसके अंदर जो एलआईसी जो इशू था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो उसको अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर से जाके देखिए उसको। यहाँ पे हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पे हम हैंड रिटन नोट्स में से अपने एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। साथ में ही आपको अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए स्टडी टाइम ओनली आपको टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम में जाके सर्च करना होगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखी है, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी वेरियस इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं, जाके फटाफट उसे देख सकते हैं। देखिए पहला हमारा एडिटोरियल जो डिस्कस करेंगे आज, थोड़ा सा एडिटोरियल चेंज करके मैंने कोशिश किया है। कुछ लोगों की ऐसे डिमांड थी, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम जा रही है, कुछ वर्ड्स उन्हें समझ में नहीं आ रहे। तो मैंने कोशिश किया, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या हम वर्ड मीनिंग को हर आर्टिकल से रखें या नहीं रखें। जैसे कि मैंने आज कोशिश की है दो दो या तीन तीन वर्ड मीनिंग को रखने की, हर आर्टिकल्स में से निकाल निकाल के। तो इस तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप लोगों का कमेंट आता है देन हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ों को एडप्ट करते हुए चलेंगे। पहला आर्टिकल हम ये डिस्कस करेंगे इन पर्शियन गल्फ। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी सिक्योरिटी क्या होती है, सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे। साथ में सेकंड आर्टिकल हम देखेंगे पेगिंग द प्राइवेट सेक्टर इन द कोविड फाइट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन आफ्टर दैट हम देखेंगे एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। तो अब देखिए ये, अब हम इसको देखिए, ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर जनरल सा एलिफेंट्स के बारे में बताया गया है। अब देखिए आपको तो ये पता ही होगा, एलिफेंट की जो खबर आई थी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह भी किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो इसके एक अलग एंगल यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा यहाँ पे निकाला गया कि फार्मर्स है, ब्यूरोक्रेटिक है, गवर्नमेंट है, और एक एंगल दिया गया है किस तरीके से फूड सिक्योरिटी होगी, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के डिस्कस की गई हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल, ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक अलग ही आपको व्यू देंगे। जो एक तरीके से हम लोकस्ट की बात कर रहे थे, लोकस्ट लोकस, लेकिन लोकस से अलग एक बात की जा रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल की बात की जा रही है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल लोकस्ट की बात की जा रही है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे स्वॉर्म इंटेलिजेंस क्या होता है, कभी क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए स्वॉर्म इंटेलिजेंस क्या होता है, किस चीज़ को कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जनरल चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें अगर आप एक बार सुन भी लेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर, तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। कुछ एक आर्टिकल और नए हैं तो उसको मैंने भी इंक्लूड कर दिया है, जो अलग से मैंने लिए हैं। तो वो सारी चीज़ें मिला के हम आज के डिस्कशन को फुलफिल करेंगे। देखिए पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पर्शियन गल्फ। देखिए LITTORAL मतलब क्या होता है, लिटरल। इसको आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, लिटरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो तीन वर्ड्स मैंने जनरली यहाँ पे तीन चार वर्ड्स हम लोग निकालते हैं, तो मैंने चार चार वर्ड्स निकालने की कोशिश की है। इसकी वर्ड मीनिंग जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो लिटरल का मतलब क्या होता है, LITTORAL। मेरे साथ आपको रिपीट करना है कि जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसी तरीके से आपको इसके उसमें रिपीट करते हुए जाना है, तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें बात के लिए ना छोड़ें, क्योंकि देखिए हमको बाद में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, आप लोगों को भी पढ़नी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करना होता है, और स्टैटिक पोर्शन पढ़ना होता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको रिवीजन वगैरह करना होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, MCQ लगाने होते हैं, टेस्ट लगाने होते हैं। तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप बाहर बात के लिए छोड़े। आपको इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा बैक पीछे कर करके देखेंगे या स्लो करके सुनेंगे, एक दो बार रिपीट करके सुनेंगे, तो मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका वो चीज़ याद हो जाएगी हमेशा के लिए। तो याद रखना है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से। लिटरल का मतलब होता है नियर द कोस्ट स्टेट।
अब देखिए जनरल से लिटरल एक ऐसा टर्म है, जैसे सपोज ये कोई स्टेट हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है जो कोस्टल एरिया के पास में, कोस्ट ये जहाँ पे पानी है उस एरिया के पास में, कोई इंडियन की कोई टेरिटरी हो सकती है, कोई स्टेट हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, उसे हम कहते हैं लिटरल। क्लियर हो गया पॉइंट। अब कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोगी, जैसे आपको कोई हेल्प कर रहा है तो वो क्या हो गया, आप कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप इसकी हेल्प कर रहे हैं, ये इसकी हेल्प कर रहा है, तो इस तरीके से कोऑपरेटिव, इसको कहते हैं सहयोगी। टर्बुलेंस क्या होता है, आप लोगों को सबको अगर जनरली पता होगा, जो आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेन वगैरह में टर्बुलेंस वगैरह आ गया, तो वही होता है वायलेंट और अनइवन मूवमेंट। अनइवन मूवमेंट होता है, किस तरीके से हमें पता नहीं, एकदम से झटका जैसे लगता है विद अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया, एयर, लिक्विड और गैस, ये कहीं पे भी ये लग सकता है, तो इस तरीके से जब लगता है उसे हम टर्बुलेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। हेजीमोनी क्या होती है, हेजीमोनी देखिए एक वर्ड है, वन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप हैव मोर पावर और कंट्रोल। जब किसी एक कंट्री के जो है काफ़ी ज़्यादा पावर रहता है, डोमिनेट करता है कोई कंट्री, जैसे कि यूएसए की अगर मैं बात करता हूँ, तो जनरली अभी यूएसए के पास हेजीमोनी है, तो यूएसए यूएसए एक तरीके से है। लेकिन अभी चाइना फिर निकल के आ रहा है, चाइना एक हेजेमोनिक कंट्री निकल के आ रहा है, जहाँ चाइना की पावर भी बढ़ रही है। तो ये कंटेक्स्ट जो है यूज़ होते रहते हैं इस तरीके से वर्ड्स अपने आईआर की में, और ये सारे वर्ड्स आपको आंसर राइटिंग में यूज़ करने, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताता रहता हूँ। क्लियर हो गया। चलिए अब हम कंटेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। पर्शियन गल्फ की बात कर रहा था मैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर्शियन गल्फ है कहाँ, तो चलिए मैं आपको पर्शियन गल्फ दिखा देता हूँ एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये देखिए इसमें पर्शियन गल्फ का नहीं है लगता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पर्शियन गल्फ, ये जो एरिया है ये पर्शियन गल्फ है। तो जहाँ से मैं देखिए दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ आने लगे, ब्लैक ले लेता हूँ चलिए, तो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सऊदी अरेबिया हो गया है, ये पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जिसको कहते हैं, जो स्ट्रेट निकली हुई है इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कहते हैं। तो ये कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने के, एक टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो इसको टच करती हैं। तो ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, और ईरान और इराक, ये दोनों कंट्री हो गए। तो इनके आपको नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप लोगों ने लोकेशन एक बार देख ली होगी, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे ये हो गया ओमान हो गया, यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया यहाँ पे हो गया, ये बहरीन हो गया, ये कुवैत हो गया, ये इराक हो गया, और ये ईरान हो गया। क्लियर रखिएगा, ईरान बड़ा बॉर्डर डायरेक्ट शेयर करता है एक तरफ पूरा का पूरा। फिर कतर हो गया और यूएई हो गया। तो ये टोटल कितने कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ओमान। तो टोटल यहाँ पे 8 कंट्रीज टच करते हैं। इस तरीके से प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन कंट्रीज़ के नाम याद रख लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सभी नाम को, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। आप यहीं कहीं याद कीजिए, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो ये सभी के सभी 8 के 8 कंट्रीज़ आपको याद होने चाहिए। मेजर प्रोड्यूसर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, ये सभी के सभी 8 कंट्रीज़ क्या हैं, मेजर प्रोड्यूसर हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में इसी तरीके से अराइज होता है। वेस्ट एशिया की हम बात करते हैं। वेस्ट एशिया के अंदर 2 पोल्स ऑफ पावर है, जो पावर से 2 पोल्स में डिवाइड है, आपको पता होना चाहिए। वो दोनों पोल्स कौन कौन सी है, एक है ईरान एक तरफ है और एक तरफ सऊदी अरेबिया है। तो जनरली क्या हो रहा है, ईरान जो है शिया डोमिनेटेड, जो मुस्लिम का एक पार्ट होता है, शिया डोमिनेटेड ग्रुप है ईरान के अंदर, और सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया। तो आपको याद कर रखना है, सऊदी मतलब सुन्नी, यू है तो एक तरीके से यू यहाँ पे याद रहेगा ना आपको इस तरीके से, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये यू आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरेबिया मतलब सुन्नी, ईरान मतलब शिया। कोविड-19 की वजह से ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा ये जो कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी मेनली ऑयल के ऊपर जो है वर्क करती है। अब ये देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन आपने कभी नहीं देखा होगा कि जहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब इकोनॉमी इनकी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इनके पास पैसा तो है, ठीक है, पैसा है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, और इस तरीके से जो सिचुएशन है बहुत कम ऐसे देखने को मिलती
है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जियो पॉलिटिकल रिलेवेंस अगर हम बात करते हैं ईरान की, बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि बॉर्डर जो है ये शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टर्की के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने अपना पोर्ट भी डेवलप किया है ईरान के अंदर, तो इसलिए ये काफ़ी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो सऊदी अरेबिया ऑयल के ऊपर डिपेंड है। तो कोविड-19 की वजह से ऑयल की डिमांड नीचे जा रही है, बिल्कुल गिर रही, तो इनकी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है। तो इनका जो पावर है वो फेड हो रहा है एक तरीके से। जो पावर है, अब देखिए जनरली पावर किससे डिटरमाइन होता है? मनी से ही डिटरमाइन होता है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसके पास उतना ज़्यादा पावर है, सिंपल चीज़ है। अगर पैसा है तो सारी चीज़ें खरीदेगा, सारी चीज़ें करेगा। आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक से एक कारें दिखेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें, रॉयल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा मनी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जीसीसी की। इसी के अंदर ये हमारा एक पॉइंट था जीसीसी, तो ये आपको पता होना चाहिए जीसीसी के बारे में। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया बेटर इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशन। अब इंडिया का क्या है जीसीसी कंट्रीज के साथ, जो भी जीसीसी कंट्रीज है वो आप सभी जीसीसी कंट्रीज के आपको नाम बताना है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उन सभी के आपको नाम बताना है। इंडिया इज अ बेटर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन विद जीसीसी कंट्रीज, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप ट्रेड देखेंगे कितना है, 121 बिलियन डॉलर जो है ट्रेड जीसीसी कंट्रीज के साथ है। रेमिटेंस जो है बहुत बड़ा रेमिटेंस आता है वहां से 49 बिलियन डॉलर का। और इंपोर्ट जो है 34% ऑफ क्रूड ऑयल हम वहां से इंपोर्ट करते हैं जीसीसी कंट्रीज के, जीसीसी कंट्रीज से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने 2 या 3 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है आर्टिकल के अंदर, सभी आपको याद नहीं रखना है। यही सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको रट लेना है, याद रखना है, जो आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। आपके आपके प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन फोकस होकर पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेड पता हो गया आपको, रेमिटेंस पता हो गया आपके, दो दो सेक्टर अलग अलग हो गए। फिर एक अपने इंपोर्ट कितना हो रहा है वो आपने पता कर लिया, बस 3 चीजें हो गई, मोर देन सफिशिएंट हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है पेगिंग द प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे कुछ नया वर्ड है। पेगिंग का मतलब क्या होता है? अब पेज, देखिए पेजिंग एक तरीके से, पेजिंग मतलब पेज ही है एक तरीके से। पेज इन वन ऑफ द पीसेस वन ऑफ द बुक एंड न्यूज़पेपर। किसी भी पेज, किसी भी जो एक पेज होता है उसका जो एक साइड होता है, जो आप लिखते हैं ना, एक साइड होता है, उसका दूसरा साइड भी होता है। तो जो एक साइड होता है हम उसे क्या कहते हैं? पेजिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए तुरंत के तुरंत, अब भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजुविनेट, रेजुविनेट क्या होता है? रेजुविनेट की अगर मैं बात करता हूँ, फील और लुक यंग मोर इफिशिएंट। आप किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं? रिनोवेट करते हैं एक तरीके से। रिनोवेट जो कहते हैं आप एक तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं? रिनोवेट कर रहे हैं आप, किसी चीज़ को नया कर रहे हैं, उसको यंग बना रहे हैं, उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि यार वो और अच्छा हो चुका है, उसे हम रिनोवेट कहते हैं। क्लियर हो गया? एम्बिग्यूटी क्या होता है? एम्बिग्यूटी आपको समझना पड़ेगा। एम्बिग्यूटी का मतलब है कंफ्यूजिंग और अनक्लियर। कभी अगर ऐसा होता है कि कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको, बिल्कुल आपके समझ में नहीं आ रही, तो उसे आप कहेंगे ये बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। मे भी पॉसिबल आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है चाइना और यूएसए का, बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। आप इस तरीके से कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ, तो जीएस आंसर राइटिंग में आपको किस तरीके से इन वर्ड्स का यूज करना है। क्लियर? फोर्थ कमिंग का मतलब होता है हैपन सून, आने वाला है, आगामी, मतलब एक तरीके से जल्दी से जल्दी ये चीज़ होने वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम बातें करते हैं कंटेक्स्ट के अंदर जो आप यूज करेंगे, कोविड-19। अब देखिए कोविड-19 के पीछे क्या हो गया है, जनरल चीज़ है, हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जूझ रहा है इससे। अब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब जूझ रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा आज भी नीड है, बेटर इसे बनाने की बहुत ज़्यादा नीड है कि हम इसे बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम बेटरमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं है। तो आज ज़रूरत है कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एक तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, रिसोर्स का प्राइवेट, और जब एक तरीके से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ में आएगा तभी जाके उसे हम जब पुल करेंगे, तभी हम इस चीज़ को, महामारी से वापस बच सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में चलने वाली है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि
ये एक आध महीने में ठीक हो जाएगी, 2-4 महीने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग रन पे चलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उसके लिए हमें कैसे एक कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जो अभी तक नहीं है, क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। हमें इन सभी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है कि हम अब किस तरीके से बेटर बना सकते हैं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस तरीके से दोनों का कोलेब्रेशन किया जा सकता है। डील विथ पब्लिक लेबोरेटरी, जैसे कि आप पब्लिक लेबोरेटरी से डील सॉरी प्राइवेट लेबोरेटरी से डील कर दीजिए, ठीक है। आप सेक्टर केसेस कैन इशू द वाउचर टेस्टिंग जो इशू कर सकते हैं, कहीं पे भी आप जाके जो टेस्ट करवा लीजिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मोबाइल सैंपल कलेक्शन होना चाहिए कि जो आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल सैंपल कलेक्शन, कौन सा आदमी अगर है तो कहाँ जा रहा है, कैसा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है जो कि बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, एआई सिस्टम और आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप इन दोनों को मिला के काम करते हैं तो एक तरीके से ये दोनों बैकबोन कहे जा रहे हैं। ये एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है आपकी, जो आपको एक ढांचे को बना के चलने में, खड़े रहने पे मदद करती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये दोनों चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी कॉम्बैक्टिंग द कोविड-19। तो अगर ऐसा कंसर्न बताया जा रहा है, इसे सुझाव आप लिख सकते हैं कि जब भी इस तरीके से कभी भी महामारी की सिचुएशन पैदा हो रही हो और आपको बताना हो कि किस तरीके से आपको इससे जूझना है और किस तरीके से इसको करना है, तो आप आईटी सेक्टर और एआई सिस्टम का हेल्प ले सकते हैं, तो जिससे आप कॉम्बैट कर सकें कोविड-19 को। क्लियर। एड्रेसिंग एलिफेंट, अब देखिए ये जो आर्टिकल है हमने बताया था कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग से एस्पेक्ट दिए गए हैं कि जैसे कि फार्मर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एनिमल हो गया, अर्बन एरिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जनरली बताया गया। यहाँ पे आप ये जो कहानी इसको समझने की कोशिश करिएगा। फार्मर क्या करता है, फूड को ग्रो करता है, ठीक है। अब फूड को ग्रो करता है, वही आपकी फूड सिक्योरिटी बनती है। अगर वही जो फूड ग्रो कर रहा है उसी के बाद उसी के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्लियर। अब क्या हो रहा है, वाइल्ड बोर्स जो इस तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा खतरे में आ रही है, क्योंकि वो आते हैं फसल को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे इस तरीके से जानवर आते हैं जो आते हैं वो बर्बाद कर देते हैं। अब ये गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप कुछ करिए इस तरीके से, नहीं तो हम मार देते हैं या उस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम जारी, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम नहीं कर रही है। नॉट अवेलेबल फॉर द फार्मर, मतलब फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट अवेलेबल ही नहीं है इन सारे सेक्टर्स के अंदर, कि जो फूड कर रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से वो अपने जो अनाज है जो वो बो रहे हैं, जो अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उनकी रक्षा किस तरीके से की जाए, सिक्योरिटी उनको किस तरीके से दिया जाए। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट सामने आ नहीं रही है। एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि एनिमल जो है वो जंगल को छोड़कर और फार्मर्स आ रहे हैं, फार्म लैंड्स में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली आपको ये चीज़ समझना होगा थोड़ा सा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एस्पेक्ट को समझना कि एनिमल जो हो गए वो एरिया में नहीं आ रहे। क्या हो रहा है कि जो उनका प्रोटेक्टेड कोई एरिया है वो बहुत कम कर दिया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। अब डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है, अर्बन एरिया को एक्सपेंड किया जा रहा है। जब अर्बन एरिया एक्सपेंड होगा, बहुत ज्यादा रोडें बन जाएंगी, जंगलों के अंदर से रोडें जा रही हैं, आजकल देखने को मिल रही है। सारी चीजें जो है आजकल नॉर्मल हो गई हैं कि जंगलों के अंदर से रोड जा रही हैं और बहुत ज्यादा। अब उनको जो जो एनिमल्स वहां रहते हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी। देखिए ये अर्थ है, ऐसा तो है नहीं कि अर्थ सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही है। अर्थ के अंदर बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी हैं। तो ये सबके लिए कहीं ना कहीं है। मतलब एक जिसने भी मतलब एक भगवान है, जो भी ईश्वर है, उन्होंने बनाया तो वो ऑल इन वन करके दिया है कि सबके लिए भी है। सबका एक अपना अलग अलग एरिया जो है डिसाइड किया है। आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है उनके एरिया के अंदर। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट तो देखने को मिलेगा, ये सिंपल सी चीज है। अगर आप उनके एरिया को प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे, लिमिटेड एरिया, अब उनके पास लिमिटेड एरिया रह गया है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो
लॉयंस की संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वहाँ जो रहने वाले मतलब वो हैं एरिया है वो बहुत कम रह गया है, तो ये जो उनका एरिया है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, तो उसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब वो क्या होगा, फिर वो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर एंटर करेंगे काफ़ी ज़्यादा, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। मे बी पॉसिबल कि एनिमल जो है इंसानों को खा जाए, मारे, नुकसान पहुंचाए, कुछ भी कर सकता है, या फिर इंसान जो है एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं बड़े लेवल पे। तो कहीं ना कहीं इससे जो है डिस्टरबेंस बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। अब देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर करने की ज़रूरत है कि जो हम इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या ये नीड है, क्या ये एक्चुअल में नीड है अर्बनाइजेशन करने की इतने बड़े लेवल पे जितनी ज़्यादा अभी हो रही है? क्या डिफॉरेस्टेशन की इतनी ज़्यादा नीड है? क्या इसको एक्सपेंड करने की इतनी ज़्यादा नीड है? ये सभी क्वेश्चन अराइज होते हैं, इनके आंसर हमें अभी निकालना होगा। हमें सोचना होगा कि क्या डिफॉरेस्टेशन जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से एफॉरेस्टेशन हम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम उस तरीके से जंगल तैयार कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए अगर आपको एक जंगल काटना है तो आपको हफ्ते भर लगेगा, नॉर्मल से हफ्ते भर महीने भर के अंदर एक बहुत बड़े एरिया से आपको उसको हटा सकते हैं, लेकिन उसी जंगल को बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, आपको 10 साल 15 साल 50 साल 100 साल तक लग जाते हैं। तो 100 of years लग जाते हैं एक जंगल को तैयार करने में, एक फॉरेस्ट को तैयार करने में, और अपने से तैयार भी नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। मे भी पॉसिबल कि वो 100 साल के अंदर भी तैयार ना हो, तो उसे काटने के लिए आपको सिर्फ 100 दिन लग रहे हैं, लेकिन बनाने के लिए उसको 100 साल लग रहे हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से कुछ कंपनीज हो गई जो रिमिटेंस दे देती हैं, पैसा दे देती हैं कि यार हम यहाँ पे फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो इसका जो भी इतना एरिया है तो आप इसका इतना पैसा ले लीजिए और आप कहीं भी अलग फॉरेस्ट लगा दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, कहीं से भी कहीं तक ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट को तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है। जितना टाइम आप फॉरेस्ट को तैयार करने के लिए लगा रहे हैं, पहले आप तैयार कर लीजिए, इसके बाद आप अगर कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप एक बार फॉरेस्ट पहले तैयार करके दे दीजिए, इसके बाद करिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन रख सकते हैं आप, ऐसे पॉइंट जो है लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है सॉर्म्स। यहाँ पे बात की जा रही है सॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे एक सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन जो एक तरीके से मॉलिक्यूल होता है जो रिलीज होता है नर्व सेल्स के अंदर, किसके अंदर, लोकस्ट के। तो लोकस्ट के उनकी उसकी वजह से सोशल बिहेवियर उनका चेंज होता है। ये हमने प्रीवियस आर्टिकल के अंदर जब हमारा प्रीवियस लेक्चर था तो उसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जो लोग भी कंटिन्यूसली इसको फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा किस तरीके से हम चीज़ों को लिंक करते हुए चल रहे हैं, और बहुत ही अच्छे वे में साउंडफुल डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पे सॉर्म इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। अब सॉर्म इंटेलिजेंस क्या होता है आपको ये चीज़ समझना होगा। मे भी क्वेश्चन अराइज हो जाए प्रीलिम्स के अंदर स्वॉर्म इंटेलिजेंस क्या होता है, स्वॉर्म इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में अराइज हो सकता है। किस तरीके से आप स्वॉर्म इंटेलिजेंस को लिंक करेंगे एक दूसरे से। तो देखिए जब भी कोई स्पीसीज सिंगल रहता है, यहाँ पे मेनली लोकस्ट की बात की जा रही है, तो लोकस्ट जब भी सिंगल रहता है, एक सिंगल टिड्डा या टिड्डी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिंगल रहता है, तो वो अनइंटेलिजेंट रहता है। अनइंटेलिजेंट मतलब बिल्कुल एक तरीके से इंटेलिजेंट नहीं रहता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन जब वो साथ में आ जाते हैं, बिल्कुल झुंड में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव, जब वो एक कलेक्शन में आ जाते हैं, एक झुंड में आ जाते हैं, मिलियंस में आ जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि उनको कहाँ एक साथ जाना है, एक साथ भी जाएंगे, खाएंगे, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर एक साथ वहाँ जाएंगे, फिर यहाँ समय बिताएंगे, पानी ही अलग पियेंगे, जो भी करेंगे वो एक साथ करेंगे। तो उनके अंदर वो इंटेलिजेंस जो है पैदा हो जाती है, किस वजह से, जब वो कलेक्टिव आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही। तो यही देखिए ये जनरल चीज़ है। आप अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, कभी 2-4 लोग अगर आप साथ में मिलके और वाकई में स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ग्रुप आपने बना लिया है लेकिन आपका ग्रुप बस ऐसा है कि हाँ बस बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं। अगर सच में आप एक हेल्दी वे में एक स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। कि सपोज किसी की ज्योग्राफी स्ट्रांग है, किसी की पॉलिटिक्स स्ट्रांग है, किसी का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, तो आप इस तरीके से पढ़ते हो, आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है आज, तो आप उसने समझा दिया आपको, उसको समझ में नहीं आया तो उसने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग होती है, आपने उसके नोट्स देख लिए, उसने आपके नोट्स देख ली। और जब हम एक साथ पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि एक दूसरे के नोट्स जो है हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब देखिए, और ये चीज आप यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी के दौरान।
सोन इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि लेफ्ट व्यू होते हैं, राइट व्यू होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं बहुत सारे लोगों के, तो वो किसी सिंगल पर्सन की होती है, सिंगल किसी लीडर की होती है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो बहुत तेजी से फैल जाता है, और वो जो आइडिया है, वो जो चीजें हैं, वो कहाँ फैल जाती है, एक आइडिया जो है आइडियोलॉजी बन जाती है। और सोम मतलब भीड़, सोम यहाँ पे बताया जा रहा है एक इसका मतलब है भीड़। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ के अंदर जो है, बहुत ज्यादा जो रुके लोग हैं उनके अंदर इस तरीके से फैल जाती है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्लियर? मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है। आर्कटिक रिवर की हम बात करते हैं। देखिए आर्कटिक रिवर मतलब बहुत सारी जो रिवर होती हैं, आर्कटिक सर्किल होता है हमारे, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये जो ऊपर वाला पोर्शन ये आर्कटिक होता है, यहाँ पे इस तरीके से कंट्रीज वगैरह हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्कटिक ये हमारा आर्कटिक सर्किल होता है। तो अभी जनरली क्या हुआ है, ये एक रिवर है अंबर नया, ठीक है, अंबर नया रिवर जो है, इसके अंदर ऑयल जो है बहुत बड़े लेवल पे स्पिल हुआ है, लगभग 20,000 टन जो है ऑयल जो है स्पिल हुआ है, गिरा है। इसकी वजह से रशिया ने यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा दी है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है आपके लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने दिया है कि पैसिनो रिवर कहाँ है, कारा सी कहाँ है, अंबारे नया रिवर कहाँ है, तो ये आपको जनरल से पता होना चाहिए। एक बार थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये फिगर आप देख पा रहे होंगे कि ये कंडीशन अराइज हो चुकी है कितनी तेजी से। देखिए ह्यूमन की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कितना ज़्यादा मतलब एक तरीके से लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना कि इकोनॉमिक लॉसेस, बल्कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने सारे जो यहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं, वो उन डिस्ट्रॉय हो गए, मर गए हैं। बर्ड्स वगैरह जो उड़ती रही होंगी आसपास, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। फिशेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई होंगी इन सारी चीज़ों से, और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर उनकी डेथ हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दर्शाती हैं कि ह्यूमन के से कितना ज़्यादा एक प्रॉब्लम जा रही है। देखिए यहाँ पे एक कारा सी है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ। कारा सी है, यहीं से ये रिवर निकलती है, ये देखिए आप, ये रिवर निकलती है, आपको पता होना चाहिए। यही रिवर है जो मैं बात कर रहा था, पैसीना रिवर, ये है पैसीना रिवर जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको लोकेशन बताने। तो ये दोनों आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे तो ये आ जाता है हमारा पैसिनो लेक। अब पैसिनो लेक से जो है कौन सी रिवर निकलती है, ये रिवर जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है, ये रिवर कौन सी है, अम्बा अम्बा माया रिवर। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर है, अम्बा माया रिवर है। क्लियर हो गया? ये कारा सी हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, ये इस तरीके से रिवर जाती है, साइबेरिया वाला पार्ट है, और यहाँ पे कारा स्ट्रेट भी है, बारेंट सी भी है यहाँ पे। तो आसपास की सारी चीज़ों में एक बार आपको नज़र मारना है। आप गूगल मैप पे जाएंगे, या आज आपका होमवर्क है, गूगल मैप में आपको जाना है और फटाफट ये यहाँ का लोकेशन आपको एक बार देखना है। कारा सी कहाँ है, एक दो बार आपको फिर से देखना है। और लेप्टिप सी देखिए ऊपर होगा, लेप्टिप सी, ये आर्कटिक ओशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे नॉर्वे हो गया, यहाँ पे ये रशिया का ही पार्ट है, ये बैरेंट सी हो गया। तो इस तरीके से कारा सी होगा। तो ये आपको सारी चीज़ें पता है, दो चार बात आप नज़र मारेंगे, इसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको लिखाना है यस आप लोगों ने कर लिया है, तो ये आपको बताना है। और क्या जो जिस तरीके से मैं वर्ड मीनिंग निकाल के वो डिस्कस करना, तो अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझसे कंटिन्यू करें या नहीं। सो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर करना है फटाफट। देखिए आप लोग कभी कभी बहुत ही कम शेयर करते हैं, तो वो समझ में आ जाता है मुझे भी, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ रहती हैं। तो आप लोग लेक्चर को शेयर कीजिए। देखिए एक चीज़ आपसे बोलता हूँ कि लेक्चर को शेयर कीजिए मैक्सिमम जितना हो सकता है। लेक्चर को शेयर करते रहिए एक दूसरे के साथ, और ग्रुप में स्टडी करने की कोशिश करिए कि अब टाइम आ चुका है कि अब ग्रुप में स्टडी करिए, और एक दूसरे से चीज़ों से लेते रहिए, देते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। और बस यूपीएससी पास आ चुका है, अब तो बहुत ही कम समय रह गया है। मेंस की भी आंसर राइटिंग आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप मेंस बिल्कुल ही छोड़ दीजिए अभी प्रीलिम्स है, तो कम से कम एक महीने आपको मेंस में ध्यान देना है, और मेंस की सारे पॉइंट्स ऑफ भी अपने ऑप्शनल को निपटाना है, और ये सारी चीज़ें करते रहना है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप सारी चीज़ें रोज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्पफुल करेगी। सो मैं चलता हूँ यहीं पे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए, और फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।